हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के बचे हुए टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे पीएच मान जैसा कि मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा, और पढ़ेंगे हम लोग लवण के बारे में और अम्ल वर्षा के बारे में। ठीक है। और आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो यार? कुछ व्यू आ ही नहीं रहा है मेरे वीडियोस में। कैसे? कम से कम 1 घंटा तो निकाल लो यार। ठीक है, पढ़ लो भाई, आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि इस साल बोर्ड क्लास है और लॉकडाउन का फ़ायदा आप लोग को अच्छे से उठा लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्कूल में तो बहुत कम समय मिलता है समझने का, तो आप लोग घर में रह करके अच्छे से वातावरण में पढ़ सकते हो। ठीक है, फ्रीली माइंड से तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। कोई देख रहा है 5 मिनट, कोई 10 मिनट बस देख रहा है। ठीक है, इतना लंबा लंबा वीडियो है, क्लास में कैसे 45 मिनट निकलता है समझ नहीं आता। ठीक है, वही चीज़ इसमें वीडियो में दिखाया गया है, तो अच्छे से पढ़िए आप लोग। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं पीएच मान। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था बहुत सारा चीज़ कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। एक वैज्ञानिक के हिसाब से बताया था, अम्ल अरीनियस करके। ठीक है, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार पढ़ लिए थे हम लोग। आज देखते हैं पीएच मान। ठीक है, पीएच मान आप लोग सुनते आए हो, पढ़ते भी आए हो। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? सॉरेनसन ने 1909 में। ठीक है, आप लोग यही पढ़ते आओ कि पीएच मान से हम लोग किसी भी चीज़ का मतलब किसी भी तत्व या यौगिक का हम लोग अम्ल है या क्षार है ये क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, पीएच मान की सहायता से। तो चलिए इसको थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। तो पीएच मान, पीएच में पी और एच का भी कुछ ना कुछ मतलब है। ठीक है, तो पी का मतलब होता है पोटेंस या पोटेंशियल, या कहीं कहीं पावर भी बोल दिया जाता है। और एच का मतलब है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन। तो पोटेंज मतलब क्या होता है? शक्ति। ठीक है, या क्षमता, या इसी को बोल दिया जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब कि ये है कि जो दिया गया विलयन है, ठीक है, कोई विलयन हमको दे दिया गया है, उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है, ये किसके द्वारा बताया जाता है? यही जो आप लोग बोलते हो ना पीएच मान, उसी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जो जब भी हम लोग पीएच मान इतना ऐसे करके बोल रहे हैं, इसका मतलब ये बता रहे हैं कि उस जो विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन की जो मात्रा है वो कितनी है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो पीएच मान का मतलब आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, किसी भी अम्ल या क्षार में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही उसका पीएच मान कहते हैं। और पीएच स्केल की सहायता से हम लोग सामान्यतः 0 से 14 तक का क्या निकाल सकते हैं, मान के हिसाब से उसको दर्शाते हैं। ठीक है, 0 का मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा वो अम्लीय है, अधिक अम्लीय, सबसे ज़्यादा अम्लीय रहता है, उसका पीएच मान कितना आता है? 0 रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो क्षारी रहेगा उसका जो पीएच मान कितना रहेगा? 14 रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपल से इसका परिभाषा कैसे बना सकते हैं? पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी तनु विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को दर्शाती है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पीएच स्केल होता है। ये कलर आपकी बुक में दिया है ना, कलर वैसे टाइप से कुछ दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ही इसको हम लोग किसी अम्ल या क्षार से टच कराते हैं तो ये ऐसे कलर के हिसाब से ऊपर बढ़ते जाता है जो ग्राफ है, मतलब कि वो ऊपर चढ़ते जाएगा। ठीक है, जिस पर आकर के वो रुक जाएगा वह उतना ही उसका क्या रहेगा? पीएच मान रहेगा। ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग दर्शा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो जनरली जो 7 से कम रहता है वो क्या होता है? अम्लीय रहता है। आप लोग तो जानते हो, जो 7 रहता है पीएच मान वो क्या रहता है? उदासीन रहता है, वो ना अम्लीय रहता है ना क्षारीय रहता है, जैसा कि शुद्ध जल। ठीक है, अशुद्ध जल जो वर्षा जल गिरता है ना वो। और 7 से जो ज़्यादा रहता है, ठीक है, 7 से 14 के बीच, वो क्या रहता है? क्षारीय रहता है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ डाउट आप लोग के मन में तो नहीं आ रहा होगा, वो डाउट मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, कि भैया आपने तो बोला था कि जो अम्ल होता है वो H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, और क्षार जो है वो OH- आयन देता है। ठीक है, और आप बोल रहे हो कि पीएच मान जो है वो हाइड्रोजन आयन की जो मात्रा या शक्ति है उसको प्रदर्शित करता है। तो भैया क्षार में तो H+ होता नहीं है, OH- होता है, तो उसका जो पीएच मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, ये सवाल आप लोग के मन में अब आ गया होगा, डाउट आ गया होगा ना, बता दिया तो चलिए उसको समझते हैं। ठीक है, तो जल
मैंने आप लोग को पिछले जो वीडियो है उसमें थोड़ा सा एक चीज़ बता दिया था, ठीक है, कि कोई भी जो अम्ल है या क्षार है उसको जल में मतलब मिलाने पर ही वो क्या होता है, आयनित होता है, टूटता है, ठीक है। और उसके बाद ही हम उसका जो लिटमस पेपर के द्वारा किसी भी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका अम्ल है या क्षार है ये टेस्ट कर सकते हैं, ये बताया था, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता देता हाँ होता है ऐसे करके, आप लोग को एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। तो जो जल है H2O है, ठीक है, H2O जल है, उसका भी कुछ मात्रा में आंशिक आयनन होता है। आंशिक आयनन होता है मतलब कि वो भी H+ और OH- आयन में टूटते हैं। आंशिक आयनन, आंशिक आयनन बताया था ना, पूरी तरह से नहीं टूटते लेकिन कुछ मात्रा में टूटते हैं। तो जब भी जल का आंशिक आयनन होता है OH- आयन में और H+ आयन में टूटता है, ठीक है, तो उसमें कुछ मात्रा में H+ आयन भी रहता है और कुछ मात्रा में OH- आयन भी हो जाता है। जैसे कि अम्ल और क्षार टूटते हैं ना, HCl जैसे कि है, तो ये H+ और Cl- में टूट जाता है, मतलब आयनित हो जाता है। उसी प्रकार जल का भी कुछ मात्रा में क्या हो जाता है, H+ और OH- आयन में टूट जाता है और वो जल के अंदर ही रहता है, ठीक है। जब हम लोग किसी अम्ल या क्षार का टेस्ट करने के लिए उसका जलीय विलयन बनाते हैं, तनु अम्ल तनु क्षार से पढ़े हो ना, मतलब कि उसको जल में मिलाकर क्या कर रहे हैं, तनु कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें पहले से मौजूद रहता है, क्या रहता है, H+ आयन रहता है और OH- आयन रहता है। तो यही जो H+ आयन है वो क्या होता है, क्षार के साथ मिल जाता है, ठीक है। जब भी हम क्षारीय जो क्षार है उसका टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये H+ आयन भी क्या रहता है, मिला हुआ रहता है कुछ मात्रा में, ठीक है। जो जल के साथ आयनित होने से टूटा था ना, आंशिक आयनन होने से, तो क्षार के साथ क्या हो जाता है, ये मिल जाता है। और एक चीज़ और है, ये जो H+ आयन है, ठीक है, और OH- आयन है, इनके बीच में क्या रहता है, एक जस्ट उल्टा संबंध रहता है, व्युत्क्रम संबंध रहता है। कैसे, इनकी जो सांद्रता है ना, सांद्रता मतलब क्या होता है, मात्रा, ठीक है। तो H+ आयन की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगी तो OH- की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी। ये ज़्यादा रहेगा तो ये कम रहेगा, ये कम रहेगा तो ये ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसके बीच के संबंध के हिसाब से ये पता लगा लेते हैं कि वो उसमें OH मतलब कि OH- आयन की मात्रा कितनी है और H+ आयन की मात्रा कितनी है। जब भी हम लोग pH मान निकालते हैं तो H+ आयन की जो सांद्रता है वो हमको पता चल जाती है, ठीक है। कुछ इस तरह से रहता है। ऐसा मैं बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल, आपके बुक में भी दिया है। तो H+ की सांद्रता किस में रहता है, मोल पर लीटर, और ये OH- की भी मोल पर लीटर ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। जब ये रहता है 10⁻⁴, तो ये क्या रहेगा, 10⁻−14, ये 10⁻1 रहेगा, तो ये क्या रहेगा, 10⁻−13, ऐसे जस्ट उल्टा ना, जीरो है तो अधिकतम 14 में आ गया, ये 1-1, ठीक है, ये -1 है तो ये -13, -2 है तो ये -12, ऐसे टाइप से चलते जाएगा, ठीक है। तो इनके जो सांद्रता के बीच में क्या रहता है, जस्ट उल्टा संबंध रहता है। तो जब भी हम किसी क्षारीय विलयन में का pH मान निकालते हैं तो उससे हम लोग को H+ आयन की सांद्रता जो है वो क्या हो जाती है, पता चल जाती है, ठीक है। और जस्ट उसके उल्टे हम लोग को क्या पता चल जाएगा, OH- आयन की सांद्रता के हिसाब से हम लोग क्या पता लगा लेंगे कि वो विलयन क्षारीय है या अम्लीय है, और उसकी जो pH मान कितनी है वो पता चल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका जो pH मान है वो निकाल पाते हैं। तो pH मान का एक और सूत्र भी होता है, ठीक है, आप लोग के बुक में नहीं दिया है। तो ये क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के माइनस लघु गुणक के बराबर होता है। ये लघु गुणक पहले 9वीं में होता था, अब हटा दिया गया है, ठीक है, इसलिए आप लोग के लिए नया टॉपिक हो सकता है ये। तो ऐसे ही समझ ले रहे हो, ये लॉग होता है, लॉग एक अलग सा एक टॉपिक है, जैसे साइन कॉस पढ़ते हो ना, वैसी टाइप से ये कुछ अलग सा ये भी एक प्रकार से टॉपिक है, ठीक है। तो H का मान जो भी यहाँ रखेंगे उसके हिसाब से इसका मान चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि H का मान, H+ का मान कुछ आ गया, मैं रख देता हूँ यहाँ सूत्र में -log, मान लो कि 10⁻⁻13 ऐसे करके, ठीक है। जब भी ऐसा होता है तो इसका एक सूत्र होता है, सूत्र के हिसाब से क्या हो जाता है, ये माइनस ऐसा हो जाता है और 13 क्या आ जाता है, सामने आ जाता है। और ये log 10 तो नीचे में यहाँ पे भी रहता है और यहाँ पे था, ठीक है। जब भी ऐसा रहता है तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है।
और ये माइनस माइनस प्लस, तो 13 आ जाता है। तो इसका जो pH मान क्या आ जाएगा 13। तो जिसका भी pH मान 13 होगा तो उससे हम लोग क्या कर लेंगे, वो पदार्थ क्या है उसका pH मान क्या है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी अम्ल या क्षार का क्या निकालते हैं, pH मान निकाल सकते हैं गणितीय रूप से। ठीक है, तो pH मान आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, विलयन में हाइड्रोजन की आयन की मात्रा कितनी है, किसके द्वारा, pH मान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और pH एक ऐसी संख्या जो किसी तनु विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को दर्शाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आता भी है पेपर में, pH मान क्या है, इसका क्या महत्व है, ये महत्व आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं कुछ विलयन। ठीक है, विलयन की प्रकृति क्या होती है और उसका जो pH मान है उसको देखते हैं। तो ये आता है पेपर में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, तो जैसा कि नींबू का रस है, तो नींबू का रस का खट्टा रहता है, आप लोग जानते हो, तो उसकी जो प्रकृति क्या हो गई, अम्लीय हो गई। ठीक है, और pH मान क्या हो गया 2 से 3, मतलब कि सोचो 0 के आसपास रहता है, तो 2 से 3 है मतलब बहुत ज़्यादा अम्लीय है। ठीक है, इसमें कौन सा अम्ल रहता है, सिट्रिक अम्ल, मैं बताया था ना। वैसा ही दूध है, तो दूध का जो pH मान 6.4 होता है, मतलब जिसका भी pH मान अगर 7 से कम हो तो वो क्या कहलाता है, अम्लीय कहलाता है। तो ये भी दूध भी क्या हो गया, अम्लीय है। ठीक है, 6.4 इसका pH मान रहता है। उसके बाद क्या है, टमाटर का रस। टमाटर का रस तो खट्टा रहता है, ये आप लोग जानते हो। तो इसका जो pH मान है किसके किसके बीच में रहता है, 4 से 4.5 के बीच में। और खाने का सोडा, ठीक है, खाने का सोडा आप लोग जानते हो ना, भजिया में डालते हो। ठीक है, तो वो क्या है, एक प्रकार से लवण है। ठीक है, लेकिन ये एक प्रकार से क्षारीय लवण है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये अम्लीय लवण है क्या होता है, क्षारीय लवण क्या होता है, थोड़ा सा आगे देखेंगे। ठीक है, इसका pH मान कितना होता है 8.27, मतलब कि 7 से ज़्यादा है तो ये क्या हो गया, क्षारीय हो गया। वैसे ही तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये तो अम्ल होता है, आप लोग जानते हो। इसका pH मान लगभग 3 के आसपास होता है, 3.01। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार पढ़े हो आप लोग। ठीक है, ये क्षारीय होता है, इसका जो pH मान लगभग 13 से 14, मतलब अधिकतम होता है। ठीक है, वैसे ही जल, जल तो उदासीन होता है। जो शुद्ध जल होता है ना, वर्षा जल, अशुद्ध जल, उसको शुद्ध माना जाता है। ठीक है, वो क्या रहता है, उसका pH मान 7 रहता है, वो उदासीन रहता है, वो ना अम्लीय रहता है ना क्षारीय रहता है। साबुन का जल में घोल, मतलब कि साबुन को जल में घोलते हैं तो क्या निकलता है, झाग निकलता है ना, तो मतलब कि क्या रहता है, उसका जो विलयन है वो क्या रहता है, क्षारीय रहता है। ठीक है, उसका जो pH मान लगभग कितना रहता है, 7.5 से लेकर के 9 तक के बीच में रहता है। देख देख के अलग अलग जो साबुन है अलग अलग रिएक्ट करता है। ठीक है, वैसे ही कॉपर सल्फेट, जो इसका कलर कैसा रहता है, थोड़ा नीला रंग का रहता है। ये क्या है, एक प्रकार से लवण है, लेकिन ये कैसा लवण है, अम्लीय लवण है। ठीक है, इसका जो pH मान है वो क्या रहता है, 4.58 से लेकर के 4.67 के बीच रहता है। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो कपड़े वगैरह धोने के लिए आता है ना पाउडर, वो ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, डिटर्जेंट अलग चीज़ है ना, ब्लीचिंग पाउडर, तो ये क्या होता है, क्षारीय होता है। इसका जो pH मान लगभग कितना होता है, 11 होता है। वैसे ही अमोनियम एसीटेट होता है, ये भी क्या है, एक प्रकार से लवण है। ठीक है, ये उदासीन होता है। इसका जो pH मान कितना होता है, 7। जिसका भी pH मान 7 है मतलब क्या है, वो उदासीन है। नमक, नमक सबके घर में जानते हो, अभी रेट भी बढ़ गया है, तो उदासीन लवण। ठीक है, ये क्या होता है, 7 होता है इसका pH मान। वैसे ही कुछ कुछ हमारे बॉडी में भी रहते हैं, बॉडी के जो चीज़ हैं उसका भी pH मान देख ले रहा हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रक्त, हमारा जो ब्लड है उसका जो pH मान लगभग कितना रहता है, 7.4 के आसपास रहता है। ठीक है, वैसे ही आप लोग का जो आंसू है, ठीक है, उसका भी जो pH मान कितना रहता है, 7.4 के आसपास रहता है। जो हमारा लार है वो अम्लीय से क्षारीय के बीच में रहता है, मतलब कि 6.5 से 7.5 के बीच में आगे पीछे होते रहता है। ठीक है, आप लोग के खान पान के ऊपर डिपेंड करता है ये। और समुद्री जल, ठीक है, वो बहुत खारा रहता है ना, तो उसका जो pH मान है कितना रहता है, 8.5। तो ये जो है लिस्ट, उसको आप लोग अच्छे से नोट कर लो और इसको याद रखना है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भैया आप pH कर रहे हो, pH मान, तो इसको पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, क्या महत्व है इसका हमारे जीवन में। ठीक है, तो चलिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में, उसको देखते हैं। ठीक है, तो दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है। पहला क्या है, पाचन की प्रक्रिया और pH। तो किस प्रकार से पाचन होता है, तो अमाशय है, अमाशय मतलब हमारा पेट। पेट में क्या होता है, तनु HCl का क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है उसका क्या होता है, स्त्राव करता है। ठीक है, और यही जो HCl है वो क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। इससे हमारे जो पेट के अंदर कुछ
अलग सा एक लेयर रहता है, इससे हमारे जो आसपास जो चमड़ी है ना, त्वचा है, उसको ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। लेकिन यही जो HCl वो क्या करता है, हमारे जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है। और जब कभी भी कोई भी चीज़ पच नहीं पाता है, मतलब कि अच्छे से पाचन क्रिया नहीं हो पाती, तो हमारा जो पेट है, अमाशय है, वो क्या करता है, अधिक मात्रा में HCl का स्राव करना शुरू कर देता है, मतलब कि छोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, रिलीज करना शुरू कर देता है। तो इससे हम लोग को खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती है, पेट में थोड़ा सा जलन होने लग जाता है, अम्ल बढ़ जाता है इसलिए। ठीक है, तो आप लोग को समझ आ गया हो कि पाचन में कितना जरूरी है। ठीक है, तो ये हम लोग को कैसे पता चला, ये HCl का pH मान हम लोग को पता चलने से हम लोग को पता चल गया कि ये क्या है, अम्ल है। ठीक है, और जब भी आप लोग को कुछ पेट में जलन या खट्टी ढकार आती है, तो आप लोग को एक गोली दी जाती है, जिसको चूसने के लिए बोला जाता है, इसको एंटासिड बोलते हैं। ठीक है, एंटासिड मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, और वो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जो क्या कहा जाता है, इसको प्रति अम्ल भी कहा जाता है, प्रति अम्ल। चलिए दूसरा देखते हैं, रक्त का pH और जैविक प्रक्रियाएं। तो रक्त का जो pH मान मैंने अभी अभी बताया 7.4 के आसपास होता है। ठीक है, तो इसका जो आसपास इसके ऊपर नीचे भी वेरी करता रहता है, 6.8 से लेकर के 7.8 के बीच में होता है। ठीक है, जो हमारा रक्त का जो pH मान है। तो जब रक्त का जो pH मान है बहुत अधिक अम्लीय हो जाता है, ठीक है, उसमें अम्लता आ जाती है, तो क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन के जो अणु है, छोटा छोटा रक्त कणिकाएं होती है ना, हीमोग्लोबिन, उसकी जो आकृति है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। एक चपटी रहती है आकृति, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसकी आकृति क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो आकृति बदलने से क्या होता है कि वो अच्छे से ऑक्सीजन को अपने साथ ग्रहण नहीं कर पाता, लेकर के चल नहीं पाता है, जिससे क्या होता है, शरीर में अच्छे से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, खून वगैरह की कमी भी हो सकती है, रक्त का थक्का जमने में भी दिक्कत हो सकती है। इस तरह से बहुत सारी बीमारियां होने का डर रहता है। तो रक्त का जो pH मान है वो 6.8 के 7.8 के बीच में होना चाहिए। सामान्यतः 7.4 तक ही, मतलब 4 होता है इसका जो रक्त का जो pH मान है। ठीक है, अब देखते हैं लार का जो pH मान कितना हो जाए। आपके मुंह में लार है ना, वो भी क्या करता है, एक प्रकार से भोजन को मेलने में और पचाने में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो लार का जो pH मान अगर 5.5 से कम हो गया, ठीक है, तो जो क्या होता है, हमारे जो दांत हैं, दांत का जो कठोर जो भाग दिखता है ना आप लोग का, जो उसको इनेमल बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसका बना रहता है, कैल्शियम फास्फेट का, Ca3PO4 ये इसका अणुसूत्र है। ठीक है, तो इससे मिलकर के बना होता है। और जब लार का जो pH मान 5.5 से कम हो जाता है, तो ये क्या करता है, उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, मतलब कि ये जो अम्ल है उसके साथ क्रिया करना शुरू कर देता है, जिससे आप लोग का जो दांत जो सड़ना प्रारंभ होता है ना, दांत कड़ा गया करके बोलते हो, ठीक है, वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो लार का जो pH मान 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आगे, और pH और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा। ठीक है, तो pH मान समझ आ रहा होगा ना आप लोगों को, कैसे टाइप से हम लोग के मतलब कि चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को हम लोग pH मान से पहचान सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। कैटेगरी में अगर बांट भी दें, उसका pH मान सबको बता दें, तो क्या हो जाएगा, हम लोग आसानी से जान सकते हैं कि pH मान कितना है, और कितना कम और कितना ज़्यादा है ये भी जान सकते हैं। ठीक है, उसके नंबर के हिसाब से जान सकते हैं, 7 से 6 आ गया तो थोड़ा सा कम अम्ली है, 5 आ गया तो ज़्यादा अम्ली, 1 आ गया तो बहुत ज़्यादा अम्ली है, ऐसा जान सकते हैं ना। ठीक है, और उस हिसाब से हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं, जो जंतु और पौधे हैं वो अपने आत्मरक्षा के लिए भी क्या करते हैं, अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो जो जंतुओं में मैं पहले बताया था, मधुमक्खी है, दतैया है, या चींटी वगैरह है, उसमें क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो जब ये काटते हैं हमको, तो क्या करते हैं, फॉर्मिक अम्ल जो है वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं हमारे शरीर में। तो उस जो त्वचा है वहाँ पर बहुत टाइम तक क्या होती है, जलन होती है और खुजली टाइप से ऐसा होता रहता है। आप लोग तो महसूस किए होंगे, ठीक है, कभी काटा होगा तो और जब ये जो दतैया वगैरह है वो काट देता है, मधुमक्खी काट देता है, तो वहाँ पर सूजन भी हो जाता है, बहुत जलन भी होती है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। तो ये सब क्या करते हैं, अपनी आत्मरक्षा के लिए इसका स्त्राव करते हैं। ठीक है, वैसे ही मिट्टी का pH और फसल उत्पादन। तो धान के लिए जो अनुकूल मिट्टी का जो
पीएच मान हो कितने से कितने के बीच में होना चाहिए, 5 से 8 के बीच में होना चाहिए। 5 से 8 के बीच में नहीं है तो वो जो मिट्टी का जो फसल है वो अच्छे से उत्पादन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मिट्टी अक्सर क्या होती है, अम्लीय होती है, और उस अम्लीयता से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें आप लोग देखे होंगे यूरिया छिड़का जाता है, राखड़ वगैरह, पोटास वगैरह, ये सब डाला जाता है ना, रासायनिक खाद, ठीक है। अमोनिया वगैरह का से संबंधित जो रासायनिक खाद ये डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, ताकि उसकी जो क्षारीयता है वो बनी रहे, जो पीएच मान है वो 5 से 8 के बीच में बनी रहे, ठीक है। तो ऐसे कोई भी चीज़ होता नहीं है, सबके बीच में एक पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण रहता है, ठीक है। तो आप लोग को पीएच का जो महत्व है वो समझ आ गया होगा। अम्ल और क्षार का जो महत्व है हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में क्या है, वो सब चीज़ आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं लवण, ठीक है, साल्ट्स। नमक को भी साल्ट्स बोलते हैं, तो नमक भी ये लवण के अंदर ही आता है, ठीक है। लवण थोड़ा सा बड़ा रूप हो गया नमक का, ठीक है। तो नमक एक प्रकार से एक यौगिक है जो लवण के अंतर्गत ही आता है। उसके अलावा और बहुत सारे लवण हैं जो आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं, फिर आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। तो लवण क्या है, लवण ऐसे आयनिक यौगिक हैं, ठीक है, जो प्लस और माइनस में माइनस आयनों से मिल करके बना होता है, ठीक है। जिसमें एक भाग क्या होता है, धनावेशित होता है, और दूसरा भाग क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो कैसे होता है, जैसे कि NaCl हो गया, तो NaCl कैसे बनेगा, तब बनता है या टूटता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो एक भाग क्या हो गया इसका धनावेशित, और एक भाग क्या हो गया ऋणावेशित, ठीक है। धनात्मक आवेशों की संख्या ऋणात्मक आवेशों की संख्या के बराबर होती है, जिससे लवण विद्युत उदासीन होता है। तो लवण में क्या होता है, जो धनात्मक आवेशों की जो संख्या है, ठीक है, वो ऋणात्मक आवेशों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि ये Na प्लस है और ये NaCl माइनस है, तो इसकी जो संख्या है, धन की जो संख्या है प्लस पॉजिटिव चार्ज, और इसकी जो निगेटिव चार्ज है ऋणात्मक आवेश है ये, उसकी जो संख्या वो क्या रहती है, समान रहती है। तो समान संख्या में रहता है तो और अलग से माइनस ज़्यादा नहीं होता ना, प्लस ज़्यादा नहीं होता, दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, दोनों को न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है, उदासीन कर देते हैं, दोनों को हटा करके दोनों को प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। जिससे वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, जिससे ना वो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ये क्या है, HNO3, इसको क्या बोलते हैं, तनु नाइट्रिक अम्ल, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इन दोनों को जब मिलाते हैं, ठीक है, मतलब कि अम्ल धन क्षार बराबर क्या बनता है, लवण धन पानी बनता है ना। AQ मतलब क्या होता है, विलयन, विलयन के रूप में, ठीक है, जलीय विलयन बताया था। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं, अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाता है, लवण धन पानी। तो KNO3 बनता है, मतलब कि इसका जो जो ऋणात्मक भाग है, ठीक है, NO3, और इसका जो धनात्मक भाग है K प्लस, वो आपस में मिल गया। देखो आप लोग, K प्लस में रहता है और NO3 माइनस में रहता है, तो KNO3 एक साथ आ गया, और जो H2O ये मिल गया, पानी बन गया, ठीक है। वैसे H2SO4 देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल, CuOH2 कापर हाइड्रोक्साइड, तो इसमें देखो Cu की 2 प्लस के रूप में रहता है, प्लस के रूप में रहता है, ठीक है। और इसमें जो SO4 है वो 2 माइनस के रूप में रहता है, ठीक है। यहाँ जो Cu है वो Cu2 प्लस के रूप में रहता है, और SO4 2 माइनस के रूप में है। देखो यहाँ जितना प्लस में है, 2 प्लस है तो 2 माइनस भी है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, प्रभाव को, 2 प्लस और 2 माइनस 0 हो गया, और दोनों आपस में मिलकर क्या लेते हैं, CuSO4, ठीक है, कापर सल्फेट, और पानी, जल। वैसे ही ये CH3COOH, तो एस्टिक अम्ल है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर क्या बनाता है, CH3COONA, सोडियम एसीटेट, ठीक है, और H2O जल। वैसे ही एस्टिक अम्ल फिर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाता है, अमोनियम एसीटेट, ठीक है, और जल बनाता है। तो आप लोग को एक चीज़ समझ आ गया होगा कि जो H वाला है, ठीक है, हाइड्रोजन वाला, मतलब हाइड्रोजन प्लस है तो उसके साथ माइनस रहेगा, और OH माइनस है तो उसके साथ क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो H के साथ जो है वो माइनस वाला, और OH के साथ है जो प्लस वाला, दोनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, लवण बना रहे हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा था, लवण ऐसे आयनिक यौगिक हैं जिसमें एक भाग धनावेशित और दूसरा भाग क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो वही होता है, ठीक है। तो इसका जैसे कि NO3 और K मिल करके आपस में बना, इसका SO4 और Cu मिल करके बना, इसका क्या बना, इसका CH3COO
और इसका Na, ये आपस में मिल गया। इसका भी वैसे है CH3COO और NH4 आपस में मिल गया, और H और OH क्या हो गया, आपस में मिल करके जल बन गया। ठीक है। अब यहाँ एक और सवाल आता है, मैंने आप लोग को पीछे 2-4 वो बताया था, जैसे कॉपर सल्फेट है, वो भी क्या होता है, कुछ लवण तो होता है लेकिन वो क्या होता है, थोड़ा सा अम्लीय प्रकृति का होता है, ऐसे टाइप से कुछ कुछ बताया था ना। तो उसमें यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि क्या लवण जो है, मैं अभी बताया कि ये उदासीन होता है, एक दूसरे को नष्ट कर देता है, लेकिन क्या ये अम्लीय या क्षारीय भी हो सकते हैं? जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ खाने का सोडा में क्या बोला था, लवण है, लेकिन इसका जो pH मान है वो तो 7 नहीं है, और मैंने बताया कि उदासीन होता है। ठीक है, लेकिन है तो ये लवण ना। ठीक है, लेकिन ये क्षारीय है क्योंकि 7 से ज़्यादा है। वैसे ही कॉपर सल्फेट बताया, वो क्या है, उसका जो pH मान 7 से कम है, मतलब वो अम्लीय है, लेकिन है तो ये लवण। ठीक है, जैसे NaCl एक लवण है ना, ये उदासीन होता है। ठीक है, इसका जो pH मान वो 7 होता है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ क्या हम लोग ये चीज़ बता सकते हैं कि ये क्या है, ये अम्लीय लवण है या क्षारीय लवण, क्या इसके हिसाब से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि क्या सभी जो लवण हैं वो उदासीन ही होते हैं, क्या अम्लीय या क्षारीय भी हो सकते हैं क्या? तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो कैसे लवण अम्लीय होंगे और कैसे लवण क्षारीय होंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं ये इसी में का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, H2SO4। ठीक है, प्लस CuOH2, ये क्या बना रहे हैं, CuSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, मैंने बताया था प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। तो H2SO4 क्या है, एक प्रबल अम्ल है। CuOH2 क्या है, एक दुर्बल क्षार है। ठीक है, अब देखिए इसमें अम्ल क्या है, प्रबल है, और क्षार क्या है, दुर्बल है। तो हमें जो भी लवण प्राप्त होगा वो क्या रहेगा, प्रबल जो है वही उसी का प्रभाव रहेगा ना भाई, जो दुर्बल है उसका प्रभाव थोड़ी ना रहेगा। तो यहाँ प्रबल क्या है, अम्ल है, तो प्रबल अम्ल है, इसका मतलब क्या है, ये जो लवण है वो क्या हो जाएगा, इसकी जो प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि जो लवण है वो अम्लीय प्रकृति का रहेगा या क्षारीय प्रकृति का रहेगा। तो यहाँ हम लोग एक चीज़ इसके हिसाब से एक बता सकते हैं कैसे। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। HCl प्लस NaOH, ये क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2O, ये तो जानते हो। और ये जो NaCl है वो क्या है, एक प्रकार से उदासीन लवण है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो है HCl वो क्या है, प्रबल अम्ल है, और NaOH क्या है, प्रबल क्षार है। मतलब कि प्रबल और प्रबल आपस में जब मिलते हैं तो दोनों के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई एक दूसरे पे प्रभाव नहीं जमा पाता, तो क्या हो जाता है, जो लवण मिलता है वो क्या मिलता है हमको, उदासीन मिलता है। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल। किसको ले लूँ, चलिए अगले टेबल है उसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, फिर इस टेबल पे आएंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लो, और फिर आप लोग को जानने के लिए आसानी हो जाएगी। तो जब प्रबल अम्ल धन प्रबल क्षार, जब प्रबल और प्रबल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, उदासीन लवण और पानी या जल बोल सकते हैं। जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार बनता है। ठीक है, तो सेम यही चीज़ बनता है, क्योंकि दुर्बल और दुर्बल भी एक दूसरे के जो प्रभाव है उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो क्या बनता है, उदासीन लवण, और क्या बनता है, पानी। लेकिन जब दुर्बल अम्ल
और प्रबल क्षार जब बनता है तो प्रबल क्या है, क्षार है। तो जो प्रबल क्षार है वो दुर्बल अम्ल की जो प्रभाव है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है और अपना प्रभाव जमा लेता है। ठीक है, तो जो लवण जो बनता है, ठीक है, तो वो क्या बनता है हमारा, क्षारी हो जाता है, क्योंकि क्षार प्रबल है यहाँ, तो क्षारी लवण धन पानी। ठीक है, वैसे ही अम्ल अगर प्रबल है और क्षार जो है दुर्बल है तो क्या बन जाता है, हमारा जो लवण है वो क्या बन जाता है, अम्लीय लवण धन पानी। तो आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। सिंपल से इसका तरीका है, जब प्रबल प्रबल सेम जो रहेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, दोनों के प्रभाव को नष्ट कर देगा और जो लवण और पानी मिलेगा वो क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। और लेकिन जब अलग अलग रहेगा तो जो चीज़ प्रबल रहेगा उसी के रूप में क्या रहेगा, उसका जो लवण रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये टेबल को आप आसानी से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, वो लवण है। ठीक है, तो इसका जो क्षारीय मूलक है उसका जो स्रोत है, ठीक है, क्षारीय मूलक मतलब मूलक क्या होता है, मैं बताया था रेडिकल शुरू में, जो आयन है उसी को क्या कहा जाता है, मूलक कहा जाता है। तो कक्षा 9वीं में भी आप लोग पढ़े हो क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक। ठीक है, तो जो क्षार से जो प्राप्त होगा, ठीक है, आयन, धनात्मक आयन, उसको क्या बोलेंगे, क्षारीय मूलक। और जो अम्ल से जो ऋणात्मक आयन प्राप्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय मूलक, जैसे कि HCl है। ठीक है, तो इससे हम लोग को H प्लस Cl माइनस, तो इससे एक ऋणात्मक आयन मिला है, तो ये क्या है, हमारा अम्लीय मूलक है। वैसे ही NaOH है, तो इससे क्या मिला है, Na प्लस OH माइनस, ये क्षार है, तो इससे जो Na मिल रहा है वो क्या है, हमारा क्षारीय मूलक, और Cl माइनस क्या है, हमारा अम्लीय मूलक है। ठीक है, तो क्षारीय मूलक का जो स्रोत है, जो क्षारीय मूलक मतलब कि ये जो Cu है उसका स्रोत क्या है, CuOH2 है, जो कि एक दुर्बल है, दुर्बल क्षार है। ठीक है, मैंने अभी रिएक्शन में बताया था आप लोग को। और जो H2SO4 है वो क्या है, प्रबल अम्ल है। तो दोनों जब आपस में मिलेगा, ठीक है, तो जो लवण की जो प्रकृति क्या रहेगी, अम्लीय रहेगी, क्योंकि जो अम्ल है वो क्या है, प्रबल है और क्षार क्या है, दुर्बल है। वैसे ही NaSCO3 खाने का सोडा, उसका जो क्षार है वो क्या है, NaOH प्रबल है, जबकि H2CO3 एक क्या है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो क्षार प्रबल है इसलिए इसका जो वो प्रकृति क्या रहेगी, क्षारीय रहेगी। वैसे ही अमोनियम एसीटेट है, तो अमोनियम एसीटेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल है, दुर्बल क्षार है। और वैसे ही ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, CH3COOH। तो दुर्बल आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा, दोनों उदासीन हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को ये दोनों आप लोग करके देखोगे आप लोग अपने से समझ के। ठीक है, ये कहाँ से आया और कहाँ से आएगा, तो NH4 प्लस में रहता है, Cl माइनस में रहता है, तो जो माइनस वाला है वो प्लस के साथ रहेगा, मतलब ये H के साथ आ जाएगा और ये OH के साथ आएगा। ठीक है, वैसे K प्लस में रहता है तो ये OH के साथ आ जाएगा, और NO3 क्या रहता है, माइनस, तो ये किसके साथ, हाँ माइनस के साथ रहता है, तो क्या आ जाएगा, H प्लस के साथ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये दोनों डिब्बों को आप लोग को भरना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक वो क्या है, अम्लीय वर्षा। ठीक है, इस पार्ट का जो लास्ट टॉपिक वो अम्लीय वर्षा है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो क्या है, जब वर्षा जल, ठीक है, क्या होता है देखते हैं, जब वर्षा जल का जो pH मान है वो 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अम्ल वर्षा। जब वर्षा जल का मान 5.6 से, जो pH का मान है जो 5.6 से कम हो गया था, उसका pH मान निकालेंगे और 5.6 से कम आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ अम्ल वर्षा हो रही है। ठीक है, अम्ल वर्षा के जो क्या दुष्प्रभाव है, क्या नुकसान है, आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है, ईंधन के दहन से उत्पन्न, ठीक है, घर में जो ईंधन जलाते हैं या गाड़ी मोटर जो भी चलता है, ठीक है, वो भी ईंधन ही है ना, ईंधन चल रहा है, मतलब पेट्रोल डीजल जो भी जीवाश्म ईंधन है, जैविक ईंधन है, उन सब के दहन से जब CO2 निकलता है, SO2 निकलता है, NO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो है, ठीक है, यही सब क्या है, इसके कारण है। तो कैसे कारण है उसको भी देख लेते हैं। ये जो गैसें हैं वो क्या होती है, जल में घुल जाती है, हवा में रहता है ना, ये ऊपर उठने के बाद हवा में जाएगा, और जब बारिश होगी तो क्या हो जाता है, ये जो पानी के साथ, ठीक है, शुद्ध जल का जो pH मान 7 रहता है, ठीक है, जो पानी गिरता है ना उसका जो वो शुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल, ठीक है, तो उसका जो pH मान 7 रहता है। तो जब ये पानी गिरता है, ठीक है, तो ये जो गैस है उसके साथ क्या हो जाती है, घुल जाती है, और घुल करके क्या क्या बना लेता है, जैसे कि CO2 हो गया तो कार्बनिक अम्ल बना लेगा,
SO2 हो गया तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा, और NO2 हो जाएगा तो नाइट्रिक अम्ल बना लेगा। यहाँ कुछ रिएक्शन दिया गया है उसी से संबंधित कैसे बनाता है, ठीक है। तो जब CO2 H2O के साथ मिलता है तो क्या बना लेता है, ये कार्बनिक अम्ल, ठीक है। और क्या है, ये जो SO2 जो निकलता है ईंधन के दहन से, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके पहले क्या बनाता है, सोडियम ट्राईऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, ट्राईऑक्साइड। और यही ट्राईऑक्साइड जब पानी गिरता है उसके साथ मिलकर क्या बना लेता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि एक प्रबल अम्ल है, आप लोग जानते हो। और वैसे ही NO2 जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो पानी के साथ मिलकर क्या बना लेता है, तनु नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी बना देता है, ठीक है। ये जो NO है वो फिर से क्रिया करके क्या किस में बदल जाता है, NO2 में बदल जाता है, और फिर से क्या बना लेगा, HNO3 के रूप में बदल जाता है। तो अम्लीय वर्षा से बहुत सारे नुकसान हैं। जो मिट्टी है उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है, फसल वगैरह को बहुत नुकसान होता है, हमारे जो त्वचा है उसको बहुत नुकसान होता है, बहुत सारे जीव जंतुओं को नुकसान होता है, ठीक है। तो बहुत सारे नुकसान इसके हैं। और अगर किसी भी जीव जंतु या वातावरण को अगर नुकसान होगा तो उसका तो सीधा सीधा प्रभाव हम पर ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो हमें जितना ज़्यादा कम से कम हो सके ईंधनों का उपयोग करना, मतलब कि जितना ज़रूरत है उतना ही ईंधन का उपयोग करना चाहिए, बेवजह इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को समझ आ गई होगी, ठीक है। अम्लीय वर्षा, तो जो जो टॉपिक था वो मैंने इस पार्ट से क्लियर कवर कर दिया है, और लगभग ये पार्ट पूरा पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें इस पार्ट में जो जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, उसको मैं ऐसे ही बोल बोल के डील कर दूंगा, ठीक है, कैसे क्या है। और लगभग जो समझने का जो चीज़ है वो आप लोग को पूरा बता दिया गया है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।